तो चलिए सब कुछ ठीक ठाक। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे, तो बायोलॉजी को जो है देख रहे थे, ठीक है। और उसके बाद में बेसिक लेक्चर बताया था और साथ साथ जो है वह सेल के बारे में बताए थे। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और आपको भी पता है कि यह जो है क्या है, जीके और जीएस की अंतिम प्रहार है। तो बेहतर होगा कि बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। यह सीरीज जो है आपका रेलवे, आपके एनटीपीसी, उसके बाद में ग्रुप डी, उसके बाद में आपका बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गई है, बिहार दरोगा, सबके लिए क्या होगा, यह इंपॉर्टेंट होगा। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा। तो चलिए हम मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए, क्योंकि बेहतर होगा, बार बार बोल रहे हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, ठीक है। ऐसे जो है कहानी सुनने से नहीं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या आप सेल के बारे में बताए थे, आज जो है क्या करना है, टिश्यू के बारे में बताना है, ऊतक के बारे में बताना है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा। ऊतक अच्छा से समझते चलिएगा। ऊतक का मतलब क्या होता है, सेल और सेल मिलकर के क्या करता है, ऊतक का निर्माण करता है, बात खत्म, ठीक है। सेल और सेल, कोशिका और कोशिका मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऊतक बनाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। इसका अध्ययन क्या होता है, तो स्टडी जो है वह कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी कहलाता है। जबकि सेल का अध्ययन जो है ना, यही लिखो, इसका स्टडी क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है, बात खत्म हो गई। उसके बाद में ऊतक जो है ना, टिश्यू दो तरह के होता है, एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू और एक होता है आपका मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। ऐसे पहले समझो, ऊतक जो है ना वह दो तरह के होता है, एक होता है आपका प्लांट टिश्यू, ठीक है, प्लांट टिश्यू हो गया, और दूसरा का जो है आपका क्या हो जाएगा, एनिमल टिश्यू हो जाएगा। अच्छा से बाबू, मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखते चलना है, ठीक है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू जो है वह दो तरह के होता है, एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक होता है आपका क्या, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू जो है ना, प्लांट टिश्यू क्या होता है, वैसा टिश्यू जो प्लांट में पाया जाता है, प्लांट टिश्यू कहलाएगा। एनिमल टिश्यू क्या होता है, वैसा टिश्यू जो एनिमल में पाए जाते हैं, जीव जंतु में पाया जाता है, वह एनिमल टिश्यू कहलाएगा। डिफिनेशन ना पूछता है, ठीक है। तो पहला हो जाएगा क्या आपका, मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा आपका, परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। यह टिश्यू जो है वह डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, डिवाइड ना करता है। डिवाइड का मतलब होता है ना कि सेल डिवीजन, जैसे बताए थे ना कि सेल क्या होता है, जब सेल मर जाता है तो दूसरा नया सेल का निर्माण होता है, तो सेल डिवीजन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर परमानेंट टिश्यू में जो है ना, यह टिश्यू डिवाइड नहीं करता है, तो डिवाइड नहीं करता है, बात खत्म। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभज्योतक ऊतक बोला जाता है, ऐसे विभयोजतक ऊतक कहा जाता है। हिंदी टाइट है जी, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, लिखना तो पड़ेगा ही। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, यह डिवाइड करता है। तो करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ना, यह कितने तरह के होता है, तो यह जो है आपका तीन तरह के होता है, ठीक है। पहला होता है आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल हो गया, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया। दूसरा का हो जाएगा आपका लेटरल, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और तीसरा का हो जाएगा का आपका इंटरकेलरली, इंटरकेलरली, ठीक है, इंटरकेलरली मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होता है, यह जो है ना प्लांट के सबसे ऊपरी बिंदु पर होता है। शीर्ष बिंदु पर कौन होता है, तो शीर्ष पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। जैसे कि हम बताता हूं क्या, कि यह आपका क्या है, बीज है, ठीक है, बीज है। जर्मिनेशन कैसे होगा, तो जर्मिनेशन जो है ना, यह जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा होता है। सवाल पूछता है कि बताओ जर्मिनेशन जो है ना, अंकुरन, वह किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो यह जिब्रेलिन हार्मोन के द्वारा होता है। तो एक जो है नीचे चला गया, दूसरा का जो है ऊपर चला गया। जिस पार्ट से नीचे आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। यह बताएंगे बोटनी में। यह आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और सबसे नीचे वाला जो है ना, यह कहलाता है कैप रूट कहलाता है, ठीक है। कैप रूट क्यों कहते हैं, क्योंकि मिट्टी को खोद करके, और यही क्या करता है, जड़ अंदर जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैम बोल सकते हैं कि रैम बोल सकते हैं, तो रैम बोल सकते हैं ना, क्योंकि रूट है। रूट एपिकल मेरिस्मेटिक, लिखो पूरा, रूट हो गया, एपिकल हो गया, और उसके बाद में मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो रूट एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। और इसके बाद में जो है ना, यहाँ पर क्या करेगा, यह ब्रांच बनाएगा, ठीक है। इसको नोड बोलेंगे। दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। यहाँ पर क्या कर दिए, पत्ता का निर्माण कर दिए। सब बोटनी के पार्ट बताएंगे जी यहाँ पर। और यह जो है ना क्या है, यही जो पार्ट पाया जाता है ना सबसे ऊपरी बिंदु पर, इसी को क्या बोला जाता है, आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, एपिकल। तो सवाल ये सब नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि बताइए एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ना, वह प्लांट के किस हिस्से में पाया जाता है, तो यह सबसे ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आई बात। यह क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो यह हो जाएगा नोड। और दो नोड के बीच की दूरी, यहां से भी मान के चलो निकल गया टहनी, तो दो नोड के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, तो इंटरनोड बोला जाता है, ठीक है।
इंटर नोड बोला जाता है। एक बार सवाल आया हुआ है ना कि बताइए अदरक जो है ना जिंजर जिंजर यह क्या है आपका नोड है कि इंटर नोड है, तो यह जो है ना मॉडिफाइड स्टेम है, लिख लीजिए अदरक जो है ना वह मॉडिफाइड स्टेम है, नहीं तो दिक्कत में ही पड़ जाइएगा, ठीक है। एपिकल मेरिस्मेटिक, उसके बाद में लेटरल क्या करता है, यह पार्श्व फैलाव करता है जी। पार्श्व फैलाव करने का काम किसका होता है, तो पार्श्व फैलाव जो है ना वह करता है कौन, तो वह करता है आपका लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्लांट जो है लगाइएगा क्या, तो एक पौधा लगाइएगा और उसके बाद में देखिएगा टहनी बहुत सारे निकल जाएगा, तो जो टहनियां निकल जाता है वह किस टिश्यू के द्वारा निकलता है, तो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा निकलता है, ठीक है। और इंटरकेलरली जो होता है ना यह क्या करता है, तो यह जो है ना आपका मोटाई बढ़ता है, ठीक है। मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है, मोटाई बनाता है। पेड़ पौधा जो है ना मोटाई बनाने का काम कौन करता है, तो यह जो है आपका इंटरकेलरली करता है, ठीक है। उसके बाद में परमानेंट तो डिवाइड करेगा ही नहीं, और उसके बाद सुनो मेरिस्मेटिक हो गया, परमानेंट टिश्यू हो गया। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू में भी और हमको क्या बताना है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और इसमें एक और आ जाता है आपका मेरिस्मेटिक में एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और एक होता है आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिटा रहे हैं, चाहे रहने दो। एक होता है आपका कौन सा, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में, मेरिस्मेटिक टिश्यू में एक होता है आपका परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, लिख लो। एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, और दूसरा का जो है ना वह सिंपल जो है ना वह टिश्यू होता है, ठीक है, सिंपल टिश्यू। परमानेंट में क्या होता है, या डिवाइड नहीं करता, यहाँ मेरिस्मेटिक क्यों लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स टिश्यू ना, यह परमानेंट टिश्यू देख करके लिखना है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा, और उसके बाद में सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है ना यह दो तरह के होता है, एक होता है जाइलम, ठीक है, और दूसरा का होता है आपका क्या, फ्लोएम होता है। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ना यह तीन तरह के होता है, जैसे यहाँ याद रखिएगा पी, उसके बाद में सी और उसके बाद में एस हो जाएगा, पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्केलेंचाइमा, लिख लो। पैरेंचाइमा हो गया, उसके बाद में कोलेंचाइमा हो गया, और उसके बाद में यहाँ लिख लीजिए स्केलेंचाइमा हो गया। बिहार पुलिस में यहाँ से सवाल आई हुई है पिछला बार, स्केलेंचाइमा होता है, सुनो, यह पैरेंचाइमा, कोलेंचाइमा और स्केलेंचाइमा। पैरेंचाइमा जो है ना यह कब होता है, कोलेंचाइमा कब होता है, स्केलेंचाइमा कब होता है, तो पैरेंचाइमा जो है ना यह प्लांट का सबसे फर्स्ट अवस्था होता है, ठीक है। अवस्था किसका, प्लांट का। जैसे कि आप बीज लगाइएगा ना, तो बीज लगाने के बाद पेड़ पौधा तो बनेगा ही, एकदम बनेगा, पौधा निकलेगा तो लचीलापन होगा, तो यह तो खैर आपका कोलेंचाइमा में आ जाता है। पेरेंचाइमा जो है ना वह फर्स्ट स्टेज होता है। जैसे कि दतवन लीजिएगा ना, तो दतवन का जो छिलका होता है ना, दातुन करते हैं, तो वह किस में आ जाएगा, तो वह आ जाएगा पेरेंचाइमा में। यह बहुत ही नाजुक होता है, ठीक है, पेरेंचाइमा। और कोलेंचाइमा क्या होता है, सेकेंड स्टेज होता है, किसका, तो प्लांट का। अर्थात आंधी के समय जो है ना पेड़ पौधों में लचीलापन देखने को मिलता है, किसके कारण, तो कोलेंचाइमा के कारण होता है। लचीलापन किसमें देखने को मिलता है, तो लचीलापन जो है ना वह पेड़ पौधे में देखने को मिलता है आंधी के समय, किसके कारण, तो कोलेंचाइमा के कारण। और स्केलेंचाइमा क्या होता है, तो स्केलेंचाइमा जो है ना यह मृत अवस्था में होता है। अर्थात कह सकते हैं कि पेड़ के ऊपर जो छिलका बनता है ना, छाल बनता है, नीम का देखिएगा ना, तो छाल जो है ना वह बाहर बिक देता है, तो यह किस अवस्था में होता है, तो स्केलेंचाइमा में होता है। तो अर्थात लिख सकता हूं मृत अवस्था, ठीक है, मृत अवस्था होता है। छाल बनाने का काम कौन करता है, तो छाल बनाने का काम होता है आपका किसका, स्केलेंचाइमा का, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना भाड़ में जाए, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आ गई। जाइलम और फ्लोएम के बारे में सुनिए। अच्छा देखो, जो थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा हुआ है उसको तो बकवास लगेगा ही लगेगा, और जो पढ़ा है तो एकदम अच्छा लगेगा, अच्छा वाला फील आ रही होगी, ठीक है। नहीं तो बाद में कहेगा ना कि फील दीजिए, ठीक है। जाइलम हो गया और फ्लोएम दीजिए, ठीक है। जाइलम का मतलब क्या होता है, जाइला जल लेकर के हम, ठीक है। तो जाइलम पेड़ पौधा में जल को ले जाने का काम कौन करता है, तो जल को ले जाने का काम जो है ना यह करता है आपका जाइलम। जल को ले जाने का काम किसका होता है, तो ले जाने का काम जो है ना वह जाइलम का होता है। यहाँ से क्या करेगा, रूट जल को अवशोष कर लेगा और उसके बाद में ऊपर ले जाकर के छोड़ देगा। यह एक डायरेक्शन में होता है, तो हाँ एक डायरेक्शन में होता है, पानी को लेगा और ऊपर ले जाकर के छोड़ देगा। तो यह की डायरेक्शन क्या होती है, वन डायरेक्शन होता है। वन डायरेक्शन होता है। और फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा लिख लो। फ्लोएम के बारे में क्या हो जाएगा, तो यह जो है ना फूड पहुंचाने का काम करता है, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। प्लांट के एवरी पार्ट में क्या करता है, यह फूड पहुंचाने का काम करता है, फूड पहुंचाने का काम, ठीक है। फूड पहुंचाने का काम किसका होता है, फ्लोएम का। यह दो डायरेक्शन में होता है, तो हाँ दो डायरेक्शन में होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। तो यह कैसा है, तो यह जो है ना दो डायरेक्शन में होता है, दो दिशा होती है। याद रखिएगा, छोटा बहुत क्वेश्चन जो है ना वह पूछ देता है, इसीलिए बताते चल रहे हैं। पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। फेमस है ना जी कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे
पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे और फेल करा करके चले जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला जो है वह क्या बताना है, तो हमको एनिमल टिश्यू के बारे में बताना है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, एनिमल टिश्यू। क्यों बोलते हैं शुरू में जो है ना 10 बार बोल दिए हैं कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा। 1 घंटा का तो हम क्लास लेते हैं और 1 घंटा यदि आप अच्छा से पढ़ रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिए एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू का मतलब क्या होता है, जंतु ऊतक। ठीक है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, इसमें जो है ना एनिमल टिश्यू कितने तरह का होता है, तो जनरली 4 को होता है, होने के लिए तो बहुत है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही बताएंगे। पहला होता है आपका कौन सा, तो पहला इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू हो गया। उसके बाद में दूसरा कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और उसके बाद में तीसरा लिख लीजिए मस्कुलर टिश्यू। और उसके बाद में चौथा लिख लीजिए नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, उपकला बोलते हैं, इसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं, इसको मांसपेशी ऊतक बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन ऊतक। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो एपिथेलियल को उपकला होता है जी, उपकला ऊतक। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, संयोजी ऊतक हो गया। और उसके बाद में मस्कुलर टिश्यू को मांसपेशी ऊतक बोला जाता है, मांसपेशी ऊतक बोला जाता है। और नर्वस टिश्यू को न्यूरॉन ऊतक बोला जाता है। ठीक है, न्यूरॉन ऊतक या इसी को नर्वस टिश्यू को क्या बोला जाता है जी, बताओ नर्वस टिश्यू को हिंदी क्या बोला जाता है। नर्वस का मतलब होता है क्या आपका, इसमें न्यूरॉन सेल होते हैं। सांप का जहर जो है ना सबसे पहले कहाँ इफेक्ट करता है, तो यहीं पर प्रभाव करता है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू को नर्वस टिश्यू ही रहने दो। ठीक है, चलिए तो एपिथेलियल उपकला ऊतक हो गया, कनेक्टिव संयोजी ऊतक, मस्कुलर मांसपेशी ऊतक, और नर्वस जो है ना नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, यह प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, रक्षा करना। कहाँ से, बाहरी आघातों से। जीव जंतु को रक्षा कौन करता है, तो यह एपिथेलियल टिश्यू होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, तो स्किन जो है ना वह किसमें आता है, तो एपिथेलियल टिश्यू में आता है। हमारा स्किन जो है ना वह करता क्या है मेरे भाई, तो स्किन जो है ना वह धूप से बचाता है। स्किन का कलर किसके कारण होता है, मेलानिन के कारण होता है। कल प्लास्टिक बताए थे ना पेड़ पौधा के बारे में, तो बताइए आप कमेंट सेक्शन में कि टमाटर का जो है ना रंग आपका नारंगी किसके कारण होता है। प्लास्टिक 3 तरह के था ना, एक था ल्यूकोप्लास्ट, एक था क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा था आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था, तो क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है ना वह उसमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण हरा रंग होती है। और क्वेंटा नामक साइंटिस्ट जो है ना वही क्या किया था, खोज किया था, उसमें मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है उपकला ऊतक, और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, संयोजी ऊतक। यह करता क्या है ना, कनेक्ट करके बॉडी को रखता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। यहां नहीं दिख रहा है कि कनेक्टिव का मतलब क्या करेगा, कनेक्ट करके रखेगा। एग्जांपल में क्या लिखिएगा, तो बोन हो जाएगा। बोन जो है ना क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। सवाल ही नहीं पूछेगा, सवाल पूछ देगा ना कि बोन प्लस बोन मिलता है तो क्या बनाता है। ठीक है, बोन प्लस मांस मिलता है तो कौन बनता है, क्या बनता है। उसके बाद में अगला लिख लीजिए बोन प्लस मसल्स, और मसल्स प्लस मसल्स मिलकर के क्या बनाता है। ठीक है, मसल्स प्लस मसल्स मिलकर के क्या बनाता है, बोन। और बोन को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है, लिगामेंट बोलते हैं। बोन प्लस मसल्स को बोला जाता है टेंडम। ठीक है, टेंडम। और उसके बाद में मसल्स प्लस मसल्स को बोला जाता है फ्लेक्सर। ठीक है, समझ में आई तो धन्यवाद। ठीक है, बोन में जो है ना कौन सा लिक्विड पाया जाता है, तो इसमें जो है ना साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। लिख लो, साइनोवियल लिक्विड किसमें पाया जाता है, तो हड्डी में जो है ना वह साइनोवियल लिक्विड पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में और क्या हो जाएगा आपका, एग्जांपल में ब्लड लिख लीजिए। ब्लड का मतलब होता है रक्त। इसके बारे में पूरे हम मास्टरे करा देंगे। ठीक है, ब्लड का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने पीएच स्केल डिस्कवर की थी। इसका पीएच वैल्यू लिख लो 7.4। 7 से ज्यादा हो गया तो यह कैसा नेचर हो जाएगा, बेसिक नेचर हो जाएगा, बोले तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4। उसके बाद में इसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो रेड कलर जो है ना वह होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन सुनते चलो, इसमें क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करना, ऑक्सीजन को पकड़ने का काम करता है। और पकड़ करके क्या करता है, पूरे बॉडी में घुमा देता है। क्योंकि आयरन और ऑक्सीजन मिल जाता है मेरे भाई, तो आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और यही आयरन ऑक्साइड ज्यादा मात्रा में यदि होगा और पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, रस्टिंग बना देगा, जंग लग जाएगा, और इसकी कलर कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी। और यही कारण है कि ब्लड का क्या होता है, रंग लाल होता है। ठीक है, बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। ठीक है, और यही करता क्या है ना, ब्लड क्या करता है, बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड का हमारे बॉडी में कोई एक्चुअल काम होता नहीं है। यह करता क्या है, हमारे शरीर में जो है ना भोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यह हो गया ब्लड आपका क्या, कनेक्टिव टिश्यू।
उसके बाद में मस्कुलर टिश्यू में क्या हो जाएगा, वैसा टिश्यू जो मसल्स के द्वारा बना होता है उसी को मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। एग्जांपल में लिख लीजिएगा क्या, कार्डियाइक मसल, ठीक है। कार्डियाइक मसल्स, कार्डियाइक मसल जो है ना वह कहां पर होता है यह हार्ट में होता है, वेरी सॉरी, हार्ट बोले तो हृदय, हृदय में कितने चेंबर होता है, तो 4 चेंबर होता है। कहानी बताना है हार्ट के बारे में, अभी नहीं। कार्डियाइक जो है ना वह मसल्स होता है, ठीक है। ढेर को लगेगा कि ले हार्ट नहीं याद है ना, पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसमें 4 चेंबर होता है। सबसे पहले हार्ट से ब्लड निकलता है, अर्टियोल्स में, अरोटा में जाता है, अर्टियोल्स में जाता है, फिर उसके बाद में कैपिलरीज में जाएगा, उसके बाद में स्मॉल वेना का तब जाकर के हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। इसमें जो है ना 4 गो दीवार होता है। पहला होता है आपका सेमिलुनर वाल्व, उसके बाद में इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व। उसके बाद में अगला क्या होता है, सेमिलुनर वाल्व हो गया, मिट्रल वाल्व हो गया, एरोटिक वाल्व हो गया, और एक बाइकस्पिड वाल्व हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। एक होता है बाइकस्पिड वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। सेमिलुनर वाल्व या इसी को बोलते हैं, दूसरा को मिट्रल वाल्व, एरोटिक वाल्व होता है, और उसके बाद में पल्मोनरी वाल्व होता है। 4 गो दीवार बता दिए, ठीक है। तो यह कार्डियक मसल्स किसमें होता है, तो यह हार्ट में होता है। हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंपिंग करना होता है। इस तरह से हमारा हार्ट होता है, यह सीधे ब्लड को क्या कर देता है, पंप कर देता है, और इसी से जो प्रेशर लगती है ना उसी को क्या बोला जाता है, ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, इसी को बोला जाता है सिस्टोलिक, सिस्टोलिक बोला जाता है, इसको डायस्टोलिक बोला जाता है, ठीक है। बात समझ में आई। ब्लड प्रेशर किस मशीन के द्वारा नापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। लिख लो, मेजरमेंट जो है ना मशीन स्फिग्मोमैनोमीटर। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी, साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी, ठीक है। तो अच्छा से तो पढ़ना ही पड़ेगा। स्फिग्मो मैनोमीटर, मैनोमीटर, बात समझ में आई। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नर्वस टिश्यू में क्या हो जाएगा, इसमें न्यूरॉन सेल होता है। न्यूरॉन सेल कहां पर होता है, तो यह जो है ना ब्रेन में होते हैं। ब्रेन में सुनो, ब्रेन का कहानी बताना है लेकिन थोड़ा सा जान लो। ब्रेन में जो है वह न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है। न्यूरॉन सेल होता है कितना, 90% होता है, और बाकी का जो है ना ग्लियल सेल कितना होता है, 10% होता है। ग्लियल सेल जो है ना वह कितना होता है, तो ग्लियल सेल जो है 10% होता है। इसका डिवीजन जो है ना होता है, डिवीजन जो है ना वह होता है, इसका डिवीजन जो है ना वह नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसका डिवीजन नहीं, अर्थात न्यूरॉन सेल नहीं मरता है, ग्लियल सेल मरता है। और कभी कभी होता क्या है कि जब इसका डिवीजन होगा ग्लियल सेल का, तो यही सेल जो है मर जाएगा और नया सेल का निर्माण करेगा। रडरबर्ग जो 1855 में कहे थे कि प्री एक्साइटिंग सेल डिवीजन में क्या बोले थे कि नया सेल जो है ना वह नहीं बनता है, जो मर जाता है ना उसी के स्थान पर क्या होता है, दूसरा सेल बनता है। यह बात कल बताए थे ना कि सेल अराइज फ्रॉम द प्री एक्साइटिंग सेल, कि दूसरा सेल नहीं बनता है, वही सेल क्या करता है, जाकर के रिजनरेट करता है, जगह को भर देता है। तो यह ग्लियल सेल मरेगा कि नहीं, तो दूसरा सेल का डिवीजन होगा। तो कभी कभी होता है क्या ना कि न्यूरॉन सेल को भी मार देता है। लाइसोसोम क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ता है। क्रिश्चियन डी ड्यूक नामक साइंटिस्ट था जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। तो न्यूरॉन सेल में भी क्या होता है, यह सब मर जाता है और न्यूरॉन सेल का डिवीजन होने लगता है। तो क्या हो जाएगा, तो इससे जो है ना आपका ब्रेन ट्यूमर नामक बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन का कैंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन से संबंधित बीमारी बहुत सारे आते हैं जी, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, तो मेनिंजाइटिक, मेनिंजाइटिक में क्या है, तो ब्रेन जो है ना वो फूल जाता है। चोट वगैरह लग जाएगा ना तो ब्रेन से कौन सी बीमारी आ जाएगी, तो ब्रेन में जो है ना आपका मेनिंजाइटिक आ जाएगा, ठीक है। ड्यूरामेटर, पियामेटर और ऑर्गेनॉइड जो है ना इसका क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। मिटा दे, यह आपका टिश्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। तो देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, बना रहिएगा। चलिए, छाप लिए होंगे, अच्छी बात है। पानी उन्हें भी पी लिया, कि एनर्जी जो है ना वह बनी रहेगी। एनिमल टिश्यू के बारे में समझ में आ गई, टिश्यू खत्म हो गई, ठीक है। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, डीएनए और आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। देखो अभी बिहार पुलिस का आया है जी वैकेंसी, 19,000 कुछ पोस्ट है, ठीक है। और एग्जाम लेगा, एकदम पक्का है कि इलेक्शन है बिहार में, अगस्त से पहले एग्जाम लेगा ही नहीं। तो यदि इतना आप कर ले रहे हैं तो रिजल्ट एकदम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला और हेडिंग क्या लगाइएगा, डीएनए और आरएनए। डीएनए एवं आरएनए, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। चलो डीएनए को ऑपरेशन करता हूं, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका खोजकर्ता कौन है, तो खोजकर्ता जो है ना वाटसन और क्रिक 1806 में करते हैं। लिखो वाटसन, वाटसन एवं
क्रीक, ठीक है, यह कब करते हैं तो 1806 में करते हैं, बात खत्म, ठीक है। डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में क्या क्या होता है तो सुनो सबसे पहले बात में कि हमने बताया था कि यह सेल होता है, सेल के पास यह न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा एक सवाल यह भी पूछता है ना जी कि कौन कौन जो है ना यह डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, और उसके बाद में हरिक लवक क्लोरोप्लास्ट के पास जो है ना वह डबल मेम्ब्रेन होता है। लिखे डबल लेयर जो है ना वह किसके पास होता है, डबल लेयर, ठीक है। जैसे बताए थे ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ना मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो डबल लेयर जो है ना पहला होता है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस हो गया, दूसरा का माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके बाद में अगला क्या लिखिएगा, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे केंद्रक, उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखो, ठीक है, और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलो, हरित लवक, ठीक है। यहां से कोड बनेगा महक, ठीक है, बना लो महक। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक हो गया ना, इसी में क्या होता है डबल लेयर होता है, ठीक है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, सेल को जैसे ही क्या करिएगा आप, सेल को जो है ना लमड़ाइएगा, खींचिएगा तो देखो क्या मिलेगा, न्यूक्लियस के पास जो है ना वह क्रोमोजोम मिलेंगे, ठीक है। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाता हूं, बनाना है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर, देखो क्या बन रहा है, ठीक है। इस तरह से जो है ना कुछ क्रोमोजोम का क्या होता है, एक्स लाइक का स्ट्रक्चर होता है जैसे, ठीक है। इस तरह से क्या है आपका क्रोमोजोम होता है, और उसके बाद में इसको लेकर के क्या कर दिए, खींच दिए, ठीक है। अरे ससुर के बनना कैसे बनता है जी, देखो यहां पर इस तरह से, यहां कुछ यह वाला, ठीक है। चलिए यहां पर जो है आपका क्या है, यह न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, क्रोमोजोम पाया जाता है, CHRO, स्पेलिंग ना पूछता है, क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम जो है मानव में कितना होता है तो मानव में जो है ना वह 46 गो होता है, या इसी को 23 का पेयर बोल सकते हैं, ठीक है। 23 का पेयर बोलो या 46 गो क्रोमोजोम बोलो। क्रोमोजोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, लिख लो इसमें क्या पाया जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, प्लस डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। क्रोमोजोम में हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए पाया जाता है, जहां पर जो है ना क्रोमोजोम क्या करता है, कट करता है, इस तरह से स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां पर क्या होता है इस तरह से स्ट्रक्चर जो है यह क्रोमोजोम का बनता है। कहां कट कर रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। सेंटोमीटर, वेरी सॉरी, सेंटोमीटर बोला जाता है, ठीक है। सेंटोमियर लिखो, सेंटोमीटर ना सेंटोमियर, ठीक है। सेंटोमियर क्या होता है, जहां पर क्रोमोजोम जो है ना क्या करता है, कट करता है, उसको सेंटोमियर बोलते हैं। और जैसे ही क्रोमोजोम को क्या करिएगा, खींचिएगा ना सॉरी, तो क्या मिलेगा, क्रोमोजोम को जैसे खींचिएगा ना तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, डीएनए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मिल गया मेरे दोस्त, यहाँ जो है ना आपका डीएनए मिल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे डीएनए। और इसी डीएनए की खोज किसने किया था, तो इस डीएनए की खोज जो है ना वह वाटसन और क्रिक किए थे 1806 में। ऑप्शन में वाटसन केवल आता है। डीएनए होता क्या है, एक तरह का यह मटेरियल है जो होता क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, अर्थात माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में किसके कारण देखने को मिलती है, तो यह डीएनए के कारण मिलती है। लेकिन जोहानसन आता है और जीन का क्या कर देता है, अंतिम में खींच दिया, तो जीन का क्या होता है, डिस्कवर हो जाता है, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था, तो जोहानसन नामक साइंटिस्ट था, जिन्होंने क्या किया था, जोहानसन यही क्या किया था, जीन का डिस्कवर किया था, और कहा था कि माता पिता का गुण जो है ना वह बच्चे में जीन के कारण देखने को मिलता है। डीएनए में क्या होता है, तो यहाँ पर देख रहे हो यह 10 गो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, गिन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। और न्यूक्लियोटाइड जो है ना यह किससे बना होता है, तो यह बना होता है आपका फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। लिखो यह किससे बना होता है, तो नाइट्रोजन बेस से बना होता है। इसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस हो गया, उसके बाद में फॉस्फेट हो गया, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा, पेंटोज शुगर हो जाएगा। किसमें पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है। और यही फास्फेट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, किससे, न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। लिख लो नोट में बात डाल करके कि हम क्या करेंगे, फास्फेट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल देने पर क्या होगा, बाहर निकाल देने पर यह न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा, ठीक है।
न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। और न्यूक्लियोसाइड भी देखो कई तरह के हो गए। अच्छा एक बात और याद रखोगे, यहाँ डीएनए हो गया और 2 डीएनए के बीच की दूरी जो है ना वह कितना हो जाता है, तो 37 एमए स्टोन हो जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, तो 37 जो है ना वह एमए स्टोन होता है। ठीक है, 37 एमए स्टोन होता है, अर्थात 10 गो है ना, तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, देखो 2 डीएनए के बीच की दूरी, ये 2 डीएनए के बीच का दूरी कितना है, 37 एमए स्टोन है। सवाल आई हुई है जी। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है, यह जो है ना न्यूक्लियोटाइड है, यह किससे बनता है, तो नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर से बनता है। कई गो है, 10 गो है, तो इसको 10 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो 3.7 एमए स्टोन आ जाएगा। तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 3.7 एमए स्टोन हो जाएगा। बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिटा दे। चलिए, समझ में आ रही है, डीएनए पूरा डीएनए की ही कहानी बता रहे हैं जी। डायग्राम पर नहीं जाना कि अरे डीएनए का डायग्राम ऐसे नहीं बनता है। ठीक है, इसके अंदर की बात पढ़िए ना, चेहरा पर क्या रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, अब जो है हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब देखो इस न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बना दिया, कब न्यूक्लियोटाइड से हम फॉस्फेट को निकाल देते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। और आता है अगला क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एगो थोड़ी होता है, बहुत सारे होता है ना, हम तो एगो दिखाए हैं, तो कई सारे को बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ना, यह 2 तरह का होता है। एक होता है आपका क्या, नाइट्रोजन बेस होता है, और एक होता है आपका क्या, फॉस्फेट। ठीक है, लिख लो, एक क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोसाइड लिख लो, न्यूक्लियोसाइड लिख लीजिए, और दूसरा का जो है ना आपका फॉस्फेट लिख लीजिए, फॉस्फेट लिख लीजिए। न्यूक्लियोसाइड जो है ना यह 2 तरह के होता है, एक पेंटोज होता है, एक शुगर बेस होता है, एक नाइट्रोजन बेस होता है। लिखो नाइट्रोजन बेस हो गया। नाइट्रोजन बेस में क्या हो जाएगा, डीऑक्सराइबोज एसिड किस में आता है, तो यह जो है ना नाइट्रोजन बेस में आता है। एक होता है शुगर बेस, और शुगर बेस 2 तरह के होता है, एक होता है आपका क्या, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, एक होता है एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। लिखो एडेनिन हो गया, थायमिन हो गया, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन हो गया, और उसके बाद में साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन हो गया। एडेनिन और थायमिन जो है ना किस बॉन्ड से जुड़ता है, यह जो है ना आपका जुड़ता है डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन और साइटोसिन जो है ना यह ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। ठीक है, तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन यह किस में पाया जाता है, तो यह डीएनए में पाया जाता है केवल जी। ठीक है, लेकिन थाइमोनिन के जगह जो है ना यूरेसिल लगा देते हैं तो यह आरएनए बन जाता है। लिख लो, आरएनए में क्या पाया जाता है, तो आरएनए में जो है ना देखो यहाँ पर पाया जाएगा एडेनिन, और थाइमिन के जगह क्या लगा देंगे, यूरेसिल लगा देंगे। ठीक है, यूरेसिल हो जाएगा, उसके बाद में ग्वानिन हो जाएगा, और उसके बाद में साइटोसिन आएगा। ठीक है, साइटोसिन आएगा, यह क्या बन गया आपका, आरएनए बन गया। ठीक है, सवाल यहाँ से नहीं फंसेगा। सवाल देखो कहाँ से फंसेगा बता रहे, आरएनए की भी टाइप्स होता है, डीएनए खत्म हो गई तो हाँ खत्म हो गई। आरएनए जो है ना 3 तरह के होता है, बहुत होते हैं, हम 3 को बता रहे हैं। एक होता है आपका मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, तो लिखो mRNA हो गया, एक हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए, tRNA हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, या प्रोटीन बनाता है। ट्रांसफर आरएनए जो है ना वो प्रोटीन को भेज देता है। प्रोटीन निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन निर्माण जो है ना यह करता है आपका mRNA, और tRNA जो है ना प्रोटीन को भेजता है, प्रोटीन भेजता है। ठीक है, कौन, तो यह tRNA क्या कर देता है, प्रोटीन भेज देता है। आरएनए समझ में आ गई। आरएनए का फुल फॉर्म लिखोगे तो लिख लो राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, यह जो है ना एकल होता है, एकल संक्रमित होता है, और यह जो है ना द्विकुंडली होता है। कौन सा, डीएनए जो है ना यह द्विकुंडली होता है, द्विकुंडली होता है। स्ट्रक्चर ना अभी दिखाए हैं कि इस तरह से जो है ना, देख रहे हो इस तरह से स्ट्रक्चर क्या करता है, बनता है, तो यह क्या है, द्विकुंडली हो गया। जबकि ये आपका क्या करिएगा, आरएनए को तोड़िएगा ना तो इस तरह से यह बन जाएगा। यह क्या है आपका, तो आरएनए जो है ना सिंगल कुंडली होता है। सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ना वह किसमें होता है, तो इसी को बोल सकते हो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहाँ होता है, तो यह आरएनए में होता है, जबकि डीएनए में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, mRNA tRNA। एक और नोट में बात लिखोगे तो नोट में बात लिख लीजिए कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। लिखो, सवाल यह पूछा हुआ है जी, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया। रेलवे वाला तो खूब पूछता है, साइंस भर भर के पूछता है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। इसीलिए जब कोरोना हुआ था तो देख रहे तो आरटीपीसीआर जांच हो रही थी। ठीक है, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, यही ना होगा। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है,
याद रखिएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और यही आरएनए से डीएनए बना दोगे तो उल्टा हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद में अगला लिख लीजिए कि डीएनए से प्रोटीन बनेगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। लिखो, डीएनए से प्रोटीन बन गया। ठीक है, प्रोटीन बन गया तो क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। ट्रांसलेशन कहलाएगा। और उसके बाद में तीसरा का डीएनए से डीएनए बना दो। ठीक है, डीएनए से डीएनए ही बनाएंगे और या आरएनए से आरएनए ही बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए आरएनए खत्म हो गई। बात समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिटाते हैं और हेडिंग लगा लीजिए आप क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मिटा दे। समझ में आ रही है? चलिए, इतना यदि आप जान रहे हैं तो बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अगर है तुझ में दम तो पा के दिखा, लिख दे खून से कामयाबी की कहानी, और बोल किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। इसीलिए तो मेहनत दिमाग होगी और किताबों से केवल बात होगी। नॉट इन बाबू सोना रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं? इंक डाल देते हैं। तो 1 मिनट बना रहिएगा। ठीक है, चलिए आपके सामने ही क्या करते हैं? इंक डालते हैं, नहीं तो कहिएगा कि गायब हो गए। ठीक है, पढ़ने चले गए। इतने ना लिख देते हैं रगड़ के ना कि इंक खत्म हो जाएगा। देखना डाइजेस्टिव सिस्टम अभी तो आधा घंटा होबे किया है। आधा घंटा के बाद देखना डाइजेस्टिव सिस्टम तुम्हारे ब्रेन में होगा। बस डाल दिए। ठीक है, चलिए, इंक डालना भी एक कला होता है, सबको डालने नहीं आता है। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए क्या आप? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन क्रिया। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब होता है पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया क्या है? यह जो है ना फिजियोकेमियो प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ रही है? डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? जो फूड होता है ना छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। फूड को क्या करना? ब्रेक डाउन कर जाना सिंपलर फॉर्म में, वही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन क्या होता है? छोटे छोटे में टूट जाता है। ठीक है, यह कैसी प्रोसेस है? तो फिजिकल के साथ साथ फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस कौन है? तो यह डाइजेशन, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजियोकेमियो प्रोसेस बोलता है। फिजियोकेमो प्रोसेस, PHYSICO केमो प्रोसेस, CHEMO केमो प्रोसेस। ठीक है, इसी को फिजियोकेमो प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसमें फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस होती है। डाइजेशन का मतलब होता है छोटे छोटे में पार्ट में टूट जाना। और सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है? तो इसकी शुरुआत जो है ना वह मुंह से होता है। ठीक है, मुंह में खाली जगह को क्या बोला जाता है? तो मुख गुहा बोला जाता है। मुख गुहा जो है ना खाली जगह कहलाता है। इसी को क्या बोला जाता है? बक्कल कैविटी। आ करोगे ना आ, तो बक्कल कैविटी क्या होगा? मुंह में खाली जगह को बोला जाता है बक्कल कैविटी। चेस्ट में खाली जगह को बोला जाता है थोरेसिक कैविटी। तभी तो हट है जी। ठीक है, 1 मिनट में हट कितने बार धड़कता है? तो 72 से 80 बार धड़कता है एवरेज। कोई कहेगा कि 65 बार धड़कता है। ठीक है, मुख गुहा जो है ना वह खाली जगह बक्कल कैविटी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, शुरुआत मुंह से होती है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे अहम रोल जो है ना वह कौन निभाता है? तो दांत निभाता है। ठीक है, निभाने के लिए तो सभी निभाता है, लेकिन दांत का जो है ना वह अहम रोल होता है। तो दांत क्या करिएगा? हेडिंग में लगा लीजिएगा। यह किसका बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लिखो कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है? यह बना होता है CA3PO4। आ रही है समझ में? तो हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है दांत। दांत जो है ना वह कितने होते हैं? तो वयस्क में दांत जो है ना, वयस्क का मतलब होता है एडल्ट। एडल्ट में दांत कै गो होता है? तो 32 गो होता है। ठीक है, दांत जो है ना वह आपका 2 तरह के होता है। एक परमानेंट टीथ होता है और एक आपका क्या होता है? टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ को मिल्क टीथ भी बोला जाता है। तो लिखो परमानेंट टीथ होता है, परमानेंट टीथ, और दूसरा का जो है ना वह टेम्पोररी
टीथ होता है, टेम्पोररी को हम लोग बोल सकते हैं मिल्क टीथ। मिल्क टीथ का मतलब होता है दूध के दांत, ठीक है। परमानेंट टीथ के बारे में चलो निपटा देते हैं और टेम्पोररी टीथ के बारे में भी क्या करते हैं, निपटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, दांत के ऊपर जो है ना सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, तो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, सबसे मजबूत जो है ना वह सब्सटेंस कौन सा है, तो दांत के ऊपर का जो लेयर होता है इनेमल, वह सबसे क्या है, मजबूत है, कठोर सब्सटेंस है। तो सबसे कठोर सब्सटेंस, सबसे कठोर सब्सटेंस क्या है, तो सबसे कठोर सब्सटेंस इनेमल होता है। इनेमल कहाँ होता है, दांत के ऊपर का लेयर, ठीक है, दांत के ऊपर का लेयर। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, प्रचार सुने हो ना, तो देखोगे ना कोई कोई सुबह जो है ना उठेगा और उसके बाद में जो है ना शौचालय से निकला एकदम ब्रश लेकर मारेगा ससुर को कि पूरा जो है इनेमल को हटा देगा, ठीक है। तो बाद में क्या हो जाने लगेगी, झंझनाहट महसूस होने लगेगा। गर्म खाना खाएगा ना तो गर्माहट महसूस होगा, और ठंडा पानी पिएगा तो ठंडाहट महसूस होगा, झंझन झंझन करेगा दांत, ठीक है। तो सबसे कठोर सब्सटेंस इनेमल होता है, जबकि सबसे मजबूत भाग जो है ना हमारे शरीर का सबसे मजबूत पार्ट है यह जबड़ा होता है, ठीक है। यह वाला जबड़ा, जॉ, मैंडिबल बोन होता है, ठीक है। सबसे मजबूत, सबसे मजबूत क्या होता है, तो सबसे मजबूत जो है ना वह जबड़ा होता है। जबड़ा का मतलब होता है जॉ, ठीक है। चलिए मिटा दें, चलो अभी ना मिटाएंगे, खाली बात बार याद आ रही है कि मिटा दें। परमानेंट टीथ के बारे में चलो निपटा देता हूँ। परमानेंट टीथ जो है ना वह किसमें होता है, तो वयस्क में होता है। हमारे में कैसा टीथ है, तो परमानेंट टीथ है, अर्थात अब टूटेगा ना तो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए परमानेंट टीथ के बारे में बताते चलते हैं। इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम के थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में और इस तरह से, ठीक है, एक दो बना लिया, यहां से इसे काट दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट जॉ बोल देता हूं, राइट जॉ, राइट जबड़ा। और इसको हमने क्या बोल दिया, लेफ्ट जॉ। लेफ्ट जॉ का मतलब होता है क्या, आपका बायां जबड़ा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इन मतलब होता है अंदर होना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है इंसीजर। इंसीजर क्या करता है, तो इंसीजर जो है ना वह काटने का काम करता है। एप्पल को ऐसे बाइट करता है ना, यह क्या हो गया, इंसीजर। तो यह इंसीजर हो गया। इसको क्या बोला जाता है, केनाइन्स बोला जाता है। केनाइन्स क्या करता है, तो चीरने फाड़ने का काम करता है। इंसीजर जो है ना वह कुतरने का काम करता है, काटने का काम करता है। उसके बाद में यह दूगो क्या हो जाएगा, तो यह दूगो जो है ना इसको बोलेंगे प्रीमोलर, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रीमोलर। यह क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। और इसको यहां से तीन गो को बोला जाता है मोलर, ठीक है। यह क्या करता है, यह जो है ना भोजन को पीसने का काम करता है। और यह थर्ड मोलर को क्या बोला जाता है, विस्डम टीथ बोला जाता है। विस्डम टीथ बोला जाता है। इसी को चवर्णक दांत भी बोला जाता है, क्योंकि 24 साल पर निकलता है, कोई कोई का 18 पर निकल जाता है, कोई का 20 पर निकल जाता है, ठीक है। किसी को देखोगे 32 दांत होता है, किसी को 32 दांत नहीं होता है। तो कहा जाता है कि 32 दांत निकल गया तो आपको होश जो है ना वह आ गई, आप शादी करने के लायक हो गए, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो विस्डम टीथ क्या होता है, आपका थर्ड मोलर को विस्डम टीथ बोला जाता है, ठीक है। चलिए यह तो बात की बात है। डेंटल फार्मूला थोड़ा सा लिख लो। डेंटल फार्मूला कैसे लिखिएगा, डेंटल फार्मूला, तो देखो इंसीजर यहाँ पर कै गो है, दो गो है, केनाइन्स एक गो है, प्रीमोलर जो है दो गो है, और यहाँ पर क्या है, तीन गो है। तो 2 1 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। दो गो क्या है, तो दो गो जो है ना आपका क्या हो गया, इंसीजर, एक गो हो गया केनाइन, दो गो हो गया प्रीमोलर, और उसके बाद में तीन गो हो जाएगा क्या, मोलर। तो टोटल टीथ निकालो। टोटल जो है ना 2 + 1 + 2 + 3, या 2 1 3 2 5 3 8 हो जाएगा। तो देखो 1 और 2, तो 2 गो है ना ऊपर में बना दिए, लेफ्ट जबड़ा राइट जबड़ा, 2 गो नीचे हो जाएगा ना, बोलिए, तो 4 गो हो जाएगा ना। तो 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 32 गो दांत निकल गया ना। सुनो 32 दांत क्या हो गया, निकल गया। समझ में आई बात। तो इंसीजर का हो जाएगा, केनाइन का हो जाएगा। तो इंसीजर यदि कोई पूछता है ना कि व्यक्ति में इंसीजर बताओ, तो 2 को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 गो दांत। उसके बाद में केनाइन्स पूछेगा कि कै गो होगा, तो देखो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 गो दांत। उसके बाद में प्रीमोलर, मोलर से पहले क्या होता है, प्रीमोलर होता है। प्रीमोलर कै गो, 2 है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दांत हो जाएगा। और मोलर देख लीजिए, मोलर कै गो है यहाँ पर 3 में, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 दांत जोड़ लो, 8 4 12 8 20, 12 8 4 12 8 20, फिर 12 जोड़ेंगे तो 32 दांत यह निकल गया ना। तो टोटल कितने दांत होते हैं, तो टोटल जो है ना वह आपका 32 दांत होता है। किसमें, तो वयस्क में, एडल्ट में होता है। मिटा दें। चलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हेडिंग लगा लीजिएगा। क्या आप एडल्ट में या तो बता दिए, अब जो है ना बच्चा में बताते हैं। बच्चा में थोड़ा सा दांत जो है ना, चाइल्ड में, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, दिल के होता है सच्चा। देखो यह वाला जो है ना, यहाँ पर 4 गो दांत हो गया। उसके बाद में इसका भी हो जाएगा क्या, केनाइन्स, यहाँ पर यह खाली होता है। उसके बाद में यह हो जाएगा आपका मोलर, प्री मोलर नहीं होता है।
यहाँ से यह खाली हो गया और यहाँ से फिर इस तरह से बना दिए, ठीक है। 1 2 यहाँ से इससे काट दिए, उसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट जॉ, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट जॉ बोलेंगे। यहाँ देख लीजिए 2 गो क्या हो गया, तो यह जो है इंसीजर हो गया। उसके बाद में इसको क्या बोलेंगे, कैनाइंस बोलेंगे। और प्रीमोलर, यहाँ पर प्रीमोलर जो है ना, प्रीमोलर यह नहीं होता है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको जो है हम लोग मोलर बोलेंगे, ठीक है। प्रीमोलर नहीं होता है। तो इसका डेंटल फार्मूला थोड़ा सा लिखो, डेंटल फार्मूला समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर 2 गो, तो 2 लिख दिया, यहाँ पर 1 गो, यहाँ प्रीमोलर नहीं है तो 0, और यहाँ पर मोलर है 2 गो, ठीक है। तो 2 1 0 2 टोटल दांत निकाल लो, 2 + 1 + 0 + 2, ठीक है। 2 1 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 दांत हो जाएगा। अर्थात बच्चा में कै गो दांत है, तो बच्चा में जो है ना 20 गो दांत। और उसके बाद में वयस्क में कितने दांत, तो 32 गो दांत। बूढ़ा मत बोल देना, बूढ़ा का दांत होता कहाँ है, ठीक है। यह 20 दांत हो गया बच्चा में, और बूढ़ा में जो है ना, बूढ़ा नहीं जी, एडल्ट में जो है ना कितना हो जाएगा, 32 दांत हो जाएगा। अर्थात सवाल एक बार बीपीएससी पूछा हुआ है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कहने की बात ही नहीं है जी, समझ रहे हो। बिहार में पानी की बौछार है, स्टूडेंट लाचार है, ठीक है। लाठीचार्ज खुलेआम है, चाचा बेकार है, बढ़ता बेरोजगार है, समझ में आ रही है। सुनो, खैर नोट, तो सवाल पूछा था ना कि हमारे जो है ना जीवन में कितने दांत जो है ना वह 2 बार आते हैं, तो टोटल दांत 2 बार कै गो आता है, देखो लो 20 गो दांत। दूध का दांत टूटी और फिर से जुटी, ठीक है। समझ में आई बात, मतलब क्या कि 20 गो दांत टूट जाएगा और फिर से क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। बोलो, तो 20 दांत जो है ना, 20 दांत क्या होता है, रीजनरेट होता है। अर्थात 20 गो पुनः आ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइफ्यूडेंट बोलते हैं, ठीक है। डाइफ्यूडेंट का मतलब क्या होता है, जो दोबारा उग जाए उसको डाइफ्यूडेंट। और उसके बाद में 12 गो दांत जो है ना, 12 दांत, यह कबो नहीं आएगा, एक बार ही आता है जीवन में। वो 12 गो दांत के है, तो देख लो 4 गो जो है ना थर्ड मोलर को बोला जाता है विस्डम टीथ, तो 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, 4 गो विस्डम टीथ हो गया। और उसके बाद में 8 गो क्या हो गया, प्री मोलर हो गया, ठीक है, जिसको चौह बोलते हो। यह क्या होता है, जीवन में एक ही बार होता है, ठीक है। तो 12 दांत एक बार आता है, एक बार आता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफ्यूडेंट बोलते हैं। मोनोफ्यूडेंट और डाइफ्यूडेंट समझ में आ गई, तो बोलिए डाइफ्यूडेंट 2 बार आएगा, मोनोफ्यूडेंट जो है ना 1 बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दांत में खाली जगह को क्या बोला जाता है, तो चेम्बर बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसमें फ्लोरीन की मात्रा बढ़ जाती है, तो डेंटल कैविटी हो जाता है, खोरहा हो जाता है, ठीक है। खोरहा हो जाता है डेंटल कैविटी के कारण। यह मिटा दे, दांत खत्म हो गया जी, ठीक है। चलिए, सब दांत के बारे में बता दिए, गिन करके बता दीजिएगा दांत, ठीक है। इसका अध्ययन नहीं लिखे ना, मेन यही पूछता है जी कि अध्ययन क्या होता है, तो ओडेंटोलॉजी कहलाता है। अध्ययन लिखो, ओडोंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी जो है ना क्या होता है, इसका अध्ययन होता है। दांत के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ओडोंटोलॉजिस्ट बोला जाता है, जबकि अध्ययन करना जो है ना ओडोंटोलॉजी कहलाता है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, और लॉजिस्ट का मतलब होता है करने वाला, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा, सेलेब्री ग्लैंड, ठीक है। लार गुहा, सेलेब्री ग्लैंड मतलब क्या, लार गुहा। सेलेब्री ग्लैंड जो है ना क्या करता है, सैलिवा प्रोड्यूस करता है। कितने सैलिवा होता है, चलो दिखाते हैं। सैलिवा जो है ना वह टोटल 4 तरह के होता है जी। एक दिन में लार कितना बनता है, तो एक दिन में सैलिवा जो है ना वह 1.5 से 2 लीटर बनता है, ठीक है। बच्चा में 2.5 लीटर बनता है, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है ना वह कुछो चबा जाता है, चपलो लेकर के मुंह में डाल देता है, ठीक है। तो चलिए अगला हेडिंग लगा लीजिए, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, इसी को क्या बोलेंगे, सैलिवा ग्लैंड, सेलेब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। सेलेब्री ग्लैंड, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ना या कितने होता है, तो व्यक्ति में लार ग्रंथि जो है ना या 3 गो होता है। 3 कौन कौन होता है, तो एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुलर ग्लैंड और सब माइंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। लिखो, पहला जो है ना सबलिंगुलर, सबलिंगुलर ग्लैंड हो जाएगा, सबलिंगुलर ग्लैंड। दूसरा का जो है सब माइंडिबुलर ग्लैंड, सब माइंडिबुलर ग्लैंड। उसके बाद में तीसरा का लिख लीजिए आपका क्या, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड हो गया, तो सबलिंगुलर ग्लैंड, सब माइंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड। सबलिंगुलर ग्लैंड कहाँ होता है, सब माइंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होता है, और पैरोटिड कहाँ होता है। तो सबलिंगुलर जो है ना वह होता है, जीभ कहिएगा ना तो जीभ के नीचे लिख लो, लोकेशन जो है ना जीभ के नीचा, जीभ के नीचे। सवाल पूछता है ना यहाँ से कि बताओ जीभ के किस पार्ट से जो है मीठा स्वाद आती है, खट्टा स्वाद आती है। उसके बाद में नमकीन आता है, किस पार्ट से नहीं आता है, ठीक है। जीभ किससे जुटा होता है, फ्रेलम से जो है ना जीभ जुटा होता है जी, ठीक है। जीभ के नीचा, जीभ लिखा गया जी, जीभ, यह जीभ टंग के नीचा। उसके बाद में सब माइंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। यह कहाँ होता है, ठोर, ठीक है। ठोर का मतलब होता है लिप्स, लिप्स के पास, लिप्स के पास, ठीक है। और उसके बाद में यह क्या, जबड़ा है, यहाँ पर जबड़ा के पास क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। जबड़ा के पास, जबड़ा के पास। सांप का जहर जो है ना इसी ग्लैंड में होता है। सांप का जहर जो है ना
जहर इसमें स्टोर होता है, ठीक है, इसमें स्टोर रहती है। तो सांप का जहर कहाँ स्टोर रहती है? तो सांप का जहर जो है ना वह रहता है आपका पैरोटिड ग्लैंड में। जहर जो है ना सांप का दो तरह के होता है, एक हेमोटॉक्सिन होता है, दूसरा न्यूरोटॉक्सिन होता है। लिखोगे सब ना पूछेगा। हेमोटॉक्सिन हो गया और दूसरा का जो है ना आपका न्यूरोटॉक्सिन हो गया, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन हो गया। हेमोटॉक्सिन क्या होता है? सांप का यदि काट लेगा ना तो ब्लड क्या करेगा जी, क्लॉट कर जाएगा, जम जाएगा, तो उसमें हेमोटॉक्सिन होता है। गेहूं वगैरह में हेमोटॉक्सिन होता है, ठीक है। जबकि आपका क्या हो जाएगा, किंग कोबरा में जो है ना क्या होता है आपका न्यूरोटॉक्सिन हो जाएगा। इसमें ब्रेन सेल जो है ना वह डेड कर जाएंगे, ठीक है, ब्रेन सेल क्या करेगा, डेड करेगा। आदमी का जहर जो है ना, आदमी का जहर बोल रहा है, सांप का जहर जो है ना व्यक्ति के किस प्रभाव पर करता है जी, किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? तो तंत्रिका तंत्र, वही देखो अभी पूछे ना, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम पर क्या करता है, अटैक करता है। सवाल आई हुई है कि सांप का जहर जो है ना व्यक्ति के किस पार्ट पे इफेक्ट करता है? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर करता है। अच्छा, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना है। सांप काटने के बाद टोटल 450 प्रकार के सांप है, जिसमें से 10 से 12 सांप क्या होता है, जहरीला होता है। जहरीला नहीं, बहुत जहरीला होता है, और बाकी सब में जहर नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है ना आपका आता है क्या, आपका वेनम आता है, ठीक है, एक एंटीटॉक्सिन डोज आता है जी, ठीक है, वेनम। समझ में आ रही बात? इसके लिए जो है ना एंटी वेनम और एंटीटॉक्सिन का डोज दिया जाता है। एंटी वेनम हो गया और दूसरा का जो है ना एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन आता है। सांप का जहर जो है ना फैलने में 2 से 2.5 घंटा का समय लग जाता है। तो ये सब सवाल पूछेगा, लगता है। उसके बाद में देखो लार जो है ना, लार सैलिवा जो है कितने तरह का होता है? तो सैलिवा जो है ना वह 4 तरह के होता है, जबकि सैलिवरी ग्लैंड जो है ना वह 3 तरह के होती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? सैलिवा 4 तरह के, जबकि सैलिवरी ग्लैंड जो है ना वह 3 तरह के होता है। लार करता क्या है? तो हम लोग जब भोजन करते हैं ना तो भोजन को क्या करता है, या बैक्टीरिया वगैरह आकर के छोटे छोटे इंसेक्ट बच जाते, उसी को क्या करता है, मार देता है। तथा साथ साथ भोजन को जो है ना वह पिठड़ी बनाने का काम किसका होता है? तो भोजन का पिठड़ी जो है ना गोल गोल बनाने का काम होता है किसका? तो यह लार का होता है। एक दिन में कितना प्रोड्यूस होती है? 1.5 से 2 लीटर होता है, ठीक है, 1.5 से 2 लीटर, 2 लीटर का होता है सैलिवा का प्रोडक्शन होता है। सैलिवा 4 तरह के होता है। पहला हो गया टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस, और उसके बाद में लाइसोसोमिक, ठीक है। तो टाइलिन लिखो, टाइलिन हो गया। दूसरा का जो है ना डाइस्टेज लिखो, डाई स्टेज। उसके बाद में तीसरा का लिख लीजिए टाइलिन, डाइस्टेज। उसके बाद में म्यूकस, म्यूकस, और चौथा क्या लिख लीजिएगा, टाइलिन हो गया, डाइस्टेज हो गया, म्यूकस हो गया, और लाइसोसोमिक हो गया, लाइसोसोमिक हो गया, ठीक है, लाइसोसोमिक। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को बचाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, यह तोड़ने का काम करता है। म्यूकस जो है ना यह चिपचिपा बना देता है, चिपचिपा, ठीक है, चिपचिपा कौन बनाता है? म्यूकस बनाता है। लाइसोसोमिक क्या करता है? यह बैक्टीरिया एंजाइम को क्या करता है? मार देता है, ठीक है, छोटे छोटे इंसेक्ट को मार देता है, छोटे छोटे इंसेक्ट को क्या कर देता है? इंसेक्ट को मार देता है, किल ऑफ द स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है, मार देता है। कौन? तो यह लाइसोसोमिक एंजाइम क्या करता है? मार देता है। टोटल सैलिवा जो है यही होता है। बच्चा में जो है ना, बच्चा में सैलिवा कितना होता है? तो यह जो है ना 2 से 3 लीटर रोज दिन क्या होती है? प्रोडक्शन होता है। बात समझ में आई सैलिवा के बारे में? उसके बाद में भोजन कहाँ चला जाता है? यह जो है ना फूड पाइप में चला जाता है, ठीक है, फूड पाइप में क्या करता है? भोजन यह चला जाता है, ठीक है। इसमें एक मोमेंट होती है जिसको पेरिस्टेलिक मोमेंट बोला जाता है, क्रमानुकुचन, ठीक है। मोमेंट जो है ना इसको क्या बोला जाता है? क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन क्या बोला जाता है? मोमेंट बोला जाता है, पेरिस्टेलिक मोमेंट, पेरिस्टेलिक मोमेंट होता है। फूड पाइप की लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। हाइट के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। हाइट के ऊपर क्या होती है? यह डिपेंड्स होता है। व्यक्ति का जितना बड़ा हाइट होगा उतना ही इसके फूड पाइप की लंबाई होगी। और यहाँ पर एक लटका होता है टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या करता है? भोजन को रोकता है। जैसे कि कोई देखिएगा ना, खाना खाता है, मुंह में चबा रहा है, हाथ में लिया है, और उसके बाद में कहता है कि पूरी लाओ, पूरी लाओ, ठीक है। तो यही टॉन्सिल कहता है कि फूड पाइप में है, चबा रहे हो, हाथ में लिए हो, तो अभी रुक जाओ, ठीक है। तो यही टॉन्सिल जो लटका हुआ है ना, यही क्या करता है? रोकने का काम करता है। यही जब होता क्या है, खांसी वगैरह होने का असर होता है ना, तो टॉन्सिल बढ़ जाता है, गला जो है ना वह खसखसाने लगती है, ठीक है। तो गर्म पानी में नमक डालकर गलगला ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। यह फूड पाइप के बारे में हमने बता दिया, और क्लास को यही क्या करेंगे? अंत करेंगे। कल की क्लास में क्या करेंगे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम भोजन को अब कहां पहुंचाएंगे? भोजन जो है ना फूड पाइप में तो आ ही गई है, अब भोजन आ जाएगा कहां पर? स्टोमक में, पेट में आ जाएगा। तो कल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर जो है ब्लड को घुमाएंगे, फिर ब्लड बताएंगे, हार्ट में ले जाएंगे, किडनी वगैरह बताएंगे, एक्सक्रीशन सिस्टम में, फिर उसके बाद में पढ़ाते हुए जो है ना न्यूट्रिशन के पास चले जाएंगे और कहानी को खत्म कर देंगे, फिर बोटनी पर आ जाएंगे। तो शायद से यह दूसरा लेक्चर तो है, कल ही तो स्टार्ट किया, दूसरा लेक्चर है। तो हो सकता है कि 8 से 9 लेक्चर क्या हो, बायोलॉजी में हो, 10 लेक्चर भी हो जाए, उससे दिक्कत नहीं है,
ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा, आपकी काम जो है ना वह बन जाएगी। किसी भी एग्जाम को फोड़ने में जो है ना यह सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं कि हम लिख दिए हैं ना कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इसी में छपेगा। अब देख रहे हो बिहार पुलिस का इतना एबिलिटी है जी कि डिप में पूछेगा, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बेहतर लगा तो लाइक करिए, नहीं लगा तो डिसलाइक मारिए। कुछ तो आए हैं तो कर करके जाइए, ठीक है। और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी। खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। और हौसलों ने मंजिल से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, तो हौसलों ने मंजिल के आंखें में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो हर उस व्यक्ति के आंख में चुभना है जो देख करके आंखें फेरी थी। और लक्ष्य वही रखना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। पड़ोसी जो है उछलता है तो उसका दौर आया है, हमारा दौर आएगा, अपना टाइम आएगा, हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए कल की क्लास में क्या करते हैं, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।